हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 8 जनवरी का। और जो पहली खबर है हमारी वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दी है दिल्ली इलेक्शंस की। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और 8 फरवरी को उसके रिजल्ट आएंगे। इसके साथ साथ जो 2 विधानसभा की सीट है, जहां पर एक यूपी के अंदर मिल्कापुर और जो अर्नौल सीट है जो तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है राजीव कुमार जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और उन्होंने जो विपक्ष उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टी एलिगेशन लगा रही थी, उनसे रिलेटेड सब कुछ उन्होंने क्लियर किया। जहां उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो ईवीएम है वो कहीं भी हैक नहीं हो रही है, इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं। और जब भी ईवीएम से रिलेटेड कोई भी बात होती है, इंस्टॉलेशन से लेके सिंबल इंस्टॉल किए जाते हैं, हर जगह जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके एजेंट वहां पर रहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कभी भी जो डिलीशन या एडिशन होता है जो वोटर लिस्ट के अंदर, उन सब के अंदर जो पोलिंग एजेंट्स हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स किसके होते हैं, जितनी पार्टीज है उन सबके पोलिंग एजेंट्स होते हैं। और जब वो फॉर्म देते हैं उसके बाद ही एडिशन या डिलीशन होता है। और कहीं पर भी अगर 1 से 2% का अगर स्विंग होता है तो वहां पर प्रॉपर जांच की जाती है कि कैसे वहां पर इतना ज्यादा चेंज हो रहा है वोटर लिस्ट के अंदर। और उन्होंने एक बात और कही है कि 1 अक्टूबर को हर साल ये एडिशन और डिलीशन चलता है, ये कभी भी सिर्फ इलेक्शन ईयर के अंदर में नहीं होता। अब हम देखेंगे कि दिल्ली के अंदर इलेक्शंस की क्या हिस्ट्री रही है। जब 1951 के अंदर जब पहले चुनाव हुए, जब दिल्ली के अंदर भी चुनाव हुए थे और जब सीएम बने थे ब्रह्म प्रकाश जी, उसके बाद जब 1956 के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और यहां पर जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया गया था। उसके बाद एक गैप तक कभी भी इलेक्शन नहीं हुए एमएलए के लिए। उसके बाद 1991 के अंदर पार्लियामेंट पास करती है कि दिल्ली के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी, एक यूटी होगी जिसके अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। और 1993 में 1951 के बाद पहले इलेक्शंस होते हैं जहां पर बीजेपी पार्टी जीतती है और 3 सीएम रहते हैं, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। 1998 के इलेक्शन के बाद 3 कंसेक्यूटिव टर्म तक कांग्रेस की जो शीला दीक्षित जी हैं वो चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और 2013 के इलेक्शन के अंदर एक हंग असेंबली बनती है जहां पर आम आदमी पार्टी कम जो कांग्रेस पार्टी है वो मिलकर सरकार बनाती है और 45 दिन बाद एक प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। 2015 और 2020 के इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, जहां 2015 के अंदर 67 सीट्स लाई थी और 2020 के अंदर 63 सीट्स लेके आई थी। अब देखना यह होगा कि अब नए इलेक्शंस के अंदर 5 तारीख को जो दिल्ली की जो जनता है वो क्या जवाब देती है और किसकी सरकार बनती है, 8 तारीख को हमें पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम देखेंगे कि जो जीडीपी की प्रेडिक्शन है वो की गई है। और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है उसने कहा है कि इस साल की जो 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो 6.4% है। अभी तक एक प्रेडिक्शन है क्योंकि अभी एक पूरा एक क्वार्टर रहता है और इस क्वार्टर के बाद हमें पता चलेगा कि फाइनली जो ग्रोथ है वो कितनी रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जाती है कि पिछले 4 साल के अंदर सबसे कम ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्शन में अभी आई है। आप देख पा रहे होंगे कि कोविड के बाद से 9.7% 2021-22 में, 7% 22-23 में और उसके बाद 8.2% 23-24 के अंदर रही थी। अब 24-25 के अंदर जहां 6.4 की गई है, अब देखना यह है कि यहां पर इतना ग्रोथ में जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है और क्या ये जो प्रेडिक्शन है क्या वो सच्चाई रहेगी या लास्ट क्वार्टर के अंदर हम एक अच्छा इंप्रूव्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो ज्यादा अच्छी रहेगी और हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहेगी। एक और बात देखने की है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल जो वर्ल्ड के अंदर जो ग्रोथ है उसके अंदर में अभी भी टॉप पर ही है।
जो चाइना, यूएस, जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर 1 या 2% की ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। इंडिया के अंदर अभी भी 6.4 है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इंडिया जो चाहता है कि 2050 तक, 2047 तक एक विकसित देश बन जाए, तो उसके लिए हमें ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां भारत पोल पोर्टल अनाउंस किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। भारत पोल पोर्टल क्या है? ये एक पोर्टल अनाउंस किया है जहां पर जो इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सब लिंक हो पाएंगी। किससे? इंटरपोल से। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जितने भी जो देश है उन सब की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, वो सब एक दूसरे से ज्वाइन रहती हैं। और अगर कोई क्रिमिनल है जो इंडिया से कहीं चला गया है तो वहां पर इंटरपोल से की सहायता से उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब भारत पोल क्यों लाया गया है? भारत पोल इसीलिए लाया गया ताकि जितने भी जो पुलिस स्टेशन हैं, जितने स्टेट्स हैं वहां पर पुलिस स्टेशन हैं, वो सब इससे कनेक्टेड हो सकें। इसके अलावा ईडी और बाकी सब जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सीबीआई की अध्यक्षता के अंदर वो एक पूरी तरह से पोर्टल बन जाए जहां पर हम जो पेपर वर्क है उस सब से निकलकर हम बहुत जल्दी इंटरपोल से लिंक हो सके। जो सीबीआई है वो भारत पोल जो नेटवर्क है उसकी हेड करेगी, क्योंकि सीबीआई ही इंटरपोल से कोरिलेट कर उसी से समन्वय बनाती है। अब यहां पर एक और बात आती है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जो 3 नए लॉज लेके आए थे, जिसके अंदर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसी के साथ साथ जो साक्ष्य संहिता के साथ जो 3 नए लॉ लेके आए थी, 1 जुलाई 2024 को उन सबको इंप्लीमेंट कर देंगे। 31 मार्च तक ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम यूपी के अंदर इनको इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली न्यूज है वो प्रवासी भारतीय दिवस से 8 से 10 जनवरी के बीच हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों के बीच में जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उसके बाद उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। और इस बार का जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये भुवनेश्वर में मनाया जाएगा, जो उड़ीसा की राजधानी है। इसके जो मेन चीफ गेस्ट होंगे वो हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के जो प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें इसका चीफ गेस्ट बनाया गया है। और इस बार प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिए जाएंगे। अब 2 दिन के अंदर जो इसके अंदर में डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आगे ले आएंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है वो प्रणब मुखर्जी से, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनके लिए एक मेमोरियल बनाने की स्वीकृति दे दी है। और इसकी जो स्वीकृति दी है ये बताया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। समिता मुखर्जी जो उनकी बेटी है उन्हें बताया गया है कि अब जहां पर एक जो राष्ट्रीय स्मृति स्थल है वहां पर प्रणब दा का भी एक मेमोरियल बनेगा। अब जो लास्ट न्यूज है वो इसरो से है। जो इसरो के जो इस समय के जो चीफ हैं, जो एस सोमनाथ जी हैं, वो 14 जनवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। और अब जो वी नारायणन जी हैं वो रहेंगे नए इसरो चेयरमैन बन जाएंगे। इस समय जो वी नारायणन जी हैं वो इस समय डायरेक्टर हैं एलपीएससी के, जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसके डायरेक्टर रहे। और ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1984 के अंदर इसरो को ज्वाइन किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है एस सोमनाथ जी, जिन्होंने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करवाई, आदित्य L1 लॉन्च किया, उसके अलावा स्पेडेक्स किया, जिन्होंने एक बहुत रिमार्केबल काम किया है। अब उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने की हम देखते हैं कि वी नारायणन जी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और हम इसरो के अंदर और ज्यादा कीर्तिमान आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, जहां हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां सबसे पहली न्यूज है वो यूएसए से, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 तारीख को प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। कहां पर? एक तो ग्रीनलैंड के अंदर और दूसरा पनामा कनाल के अंदर। अब यह मुद्दा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उन्होंने कहा है कि जो पनामा कनाल जो पनामा से गुजरती है और जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, जिसकी कंस्ट्रक्शन यूएसए ने ही की थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रही है पनामा कंट्री। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था या तो आप यूएस शिप्स को आप रिबेट दीजिए, वरना हम मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू जो पनामा कनाल है उसके ऊपर कंट्रोल ले लेंगे।
अब मिलिट्री इंटरवेंशन होगी तो अब देखने की बात यह है कि यूएसए क्या पनामा के अंदर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाह रहा है। वही जो दूसरी खबर है वो ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड कहां है? ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास एक आइलैंड है जो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड इस समय एक डेनमार्क की एक टेरिटरी है, और जहां पर डेनमार्क ने उसे ऑटोनॉमी दे रखी है बहुत सारी, लेकिन अभी तक वो डेनमार्क की टेरिटरी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि हम चाहते हैं ग्रीनलैंड जो है वो यूएसए का पार्ट बन जाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 51 स्टेट बन जाए कनाडा, उसी तरह से वो चाहते हैं ग्रीनलैंड को भी वो हथिया ले। अब इन दोनों के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाएगी। और नेटो, जहां डेनमार्क और पूरा जो यूएसए है वो नेटो के पार्ट हैं, वहां पर देखना यह होगा क्या नेटो कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ जाएंगी। अब 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे, उनके 4 साल के कार्यकाल के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि वो अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं या कुछ एक्शन भी लेते हैं। वही जो नेक्स्ट न्यूज है वो भूकंप से, अर्थक्वेक हुआ है तिब्बत के अंदर, और तिब्बत के अंदर जब अर्थक्वेक हुआ वो नेपाल और इंडिया के अंदर भी उसके ट्रिमर्स हमने महसूस किए, और इतना भयंकर अर्थक्वेक था जिसकी वजह से 126 लोग मारे जा चुके हैं और 188 लोग जो हैं वो अभी भी इंजर्ड है। ये कुछ क्वेश्चंस उठाता है, जहां पर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो चाइना है एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है, जिससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर इतना सिस्मिक जोन है वहां पर अगर आप डैम बना रहे हैं, वहां पर इतनी तीव्र जो है वो भूकंप आ रहे हैं, तो वो इकोसिस्टम को खराब कर सकता है, और वो हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है कि अगर डैम में कहीं कुछ हो गया तो इंडिया के अंदर भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और इंडिया को, चाइना को ये पर्टिकुलर बात जो है ये कन्वे करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से जो डैम है वो बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां इंडोनेशिया को जो ब्रिक्स है उसको ज्वाइन कर लिया। अब अभी तक जो ब्रिक्स है, जो शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, पहले 4 नेशन थे जिसके अंदर में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। पिछली साल जब कजान के अंदर जब ब्रिक्स की समिट हुई थी, वहां पर बड़े हुए देश आए थे, और जहां पर 9 देशों ने एक समिट अटेंड की थी जो एज ए मेंबर कंट्री थे। अब जो 10वां मेंबर कंट्री बना है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने स्वीकृति दे दी है, और अब जो ब्रिक्स के अंदर वो 10 नेशन हो गए। जो लास्ट न्यूज है वो कनाडा से है। कल मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिन ट्रूडो है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और अब वो लिबरल पार्टी के हेड और जो प्राइम मिनिस्टर है उन दोनों से रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अब लिबरल पार्टी अपने अंदर से कोई कैंडिडेट चुनेगी और उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, और बाद में जो अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं वहां पर वही चेहरा होगा लिबरल पार्टी का। अभी जो 4 नाम निकल के आ रहे हैं उसके अंदर है क्रिस्टन फ्रीलैंड, डोमिनिक लीबैंक, मेलिनी जॉय और मार्क हेनरी। ये सबके सब वो हैं जो इस समय भी जो सरकार है उसका पार्ट रहे हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, और जो मार्क हेनरी हैं उन्हें जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, वो गवर्नर रहे हैं वहां के जो रिजर्व बैंक है उसके, लेकिन अब वो जो मेन जो 4 कंटेंडर लिबरल पार्टी के अंदर आ रहे हैं, जिनको पीएम बनाया जा सकता है और जिनकी अध्यक्षता के अंदर जो अगले चुनाव लड़े जा सकते हैं, अब देखना यह होगा कि इनमें से कौन लिबरल पार्टी का हेड बन के निकलता है, जो लीडर बन के निकलता है, और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक और डेवलपमेंट जो हुई है, जहां पर जो गवर्नर जनरल है उनसे जस्टिन ट्रूडो ने मिला है, और उन्होंने ये कहा है कि जो अभी सेशन होना था जनवरी के अंदर, उसको आप डिले कर दीजिए 24 मार्च तक, ताकि जो मेरी पार्टी है लिबरल पार्टी, वो अनाउंसमेंट कर सके, वो चुन सके किसी लीडर को, और उसी के रिस्पेक्ट में जो नया पार्लियामेंट, जो अगला सेशन होना है वो हो। अभी तक गवर्नर जनरल ने कोई फैसला नहीं लिया है, और जो भी फैसला आएगा वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डोर हेडलाइन पे। That's all for today. Thank you very much, and please subscribe to Ardor. Thank you.